हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेलकम बैक टू डे 3 और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अपने इरेशनल नंबर्स के बारे में। आई होप आपने डे 1 और डे 2 में कोई भी कंजूसी नहीं करी होगी, कोई कामचोरी नहीं करी होगी, है ना। डे 1 डे 2 सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डे 3 का लेक्चर। और डे 3 के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर से कैसे कैसे सवाल आपके गुजरात बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, वो सभी चीजों को हमें पढ़ना है। क्लियर सर? तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, ये बहुत ही आसान सा है और ये एक ऐसा टॉपिक है ना सीबीएसई के लिए, तो खासकर जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई के हैं, बस आप आज के लेक्चर में 15-20 मिनट अपने दीजिए और 4 मार्क्स पक्के आपके। 4 तो नहीं कह सकते, आपको बाकी के 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो है पहले के लेक्चर में मिल जाएंगे। हाँ, 2 मार्क्स का आपका वेटेज आज का होगा। आज अगर आपने लेक्चर ढंग से अटेंड कर ली और आज से अगर आप सीख जाते हैं ना, तो आपके 2 मार्क्स पक्के जेब में। ठीक है, तो आइए शुरू करें। सर आप बोल तो रहे हो, मान लो अगर जेब में मार्क्स नहीं आए तो देखो बेटा, अभी तक तो जो एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि हर साल ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को ही पिक किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो आने चाहिए। ठीक है, बाकी तो राम भरोसे। ठीक है, चलो शुरू करें अपन। सो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठना और अपने नोट्स खुद से बनाना। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं यार फटाफट से। तो आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, अब इरेशनल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, इरेशनल नंबर होते क्या है, कैसे आप पहचानोगे। तो देखो, बहुत ही आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इरेशनल नंबर हम उन्हें कहते हैं जो जितने भी आप रूट वाले नंबर देख लो ना, √2, √3 है ना, √4, √5। अच्छा सर, ये √4 इरेशनल होगा क्या? नहीं, ये इरेशनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसा कोई भी नंबर जो किसी का स्क्वायर होता है अगर रूट में है तो वो इरेशनल नहीं होगा, ध्यान रखना। रूट वाले सभी नंबर को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फिलहाल आपको मान के चलना है कि ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारे सिलेबस में एक और आ रहा है इरेशनल नंबर, वो नंबर होता है आपका पाई। पाई इज इक्वल टू जो वैल्यू आपने पढ़ी 22/7 और 3.14 जो भी आपने पढ़ रखी, ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर होती है। अब ये इरेशनल नंबर सर कैसे हो रहा है? जब आपने कहा था कि रैशनल p/q के फॉर्म में होता है, पाई की वैल्यू 22/7 आ रही है, तो ये तो रैशनल होना चाहिए, फिर ये इरेशनल कैसे होगा? इसकी एक अलग थियरी है ना। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट होती है, इसीलिए पाई जो है वो इरेशनल है और 22/7 एक रैशनल नंबर है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इस पे कभी कोई सवाल उठा है क्या? एग्जैक्टली एक सवाल उठा भी है, मैं आपको करा देता हूं अभी, है ना। कौन सा सवाल है आप देख लो। एक बार जो है शायद ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो पाई इज एन डैश, तो यहाँ पे सबने सेलेक्ट किया था इरेशनल नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको याद होगा डे 1 में मैंने जो सेक्शन ए के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था ना, उसमें एक पॉइंट था कि अगर किसी रैशनल नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर को जोड़ोगे या घटाओगे तो उसका आंसर जो है इरेशनल नंबर आएगा, बताया था। इसी के बेसिस पे एक सवाल आ गया था कि पाई माइनस 22/7 इसकी वैल्यू ये इज इक्वल टू डैश। अब ऑप्शन में 0 भी था, बच्चों 0 टिक करके आ गए थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पाई की जगह पे 22/7 रखा था और 22/7 माइनस 22/7 इज इक्वल टू 0 होता है, तो 0 तो अपने अकॉर्डिंग सही करके आए थे वो, लेकिन वो गलत था। क्यों? क्योंकि ये पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है और ये जो है एक रैशनल नंबर है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या होता था? इरेशनल। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना आज का क्वेश्चन। हमारे पास पहला सवाल है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज एन इरेशनल नंबर। गुजरात बोर्ड का सवाल है, जीएसईबी का 2020 का सवाल है, स्टैंडर्ड बेसिक नहीं, क्योंकि 2020 में स्टैंडर्ड बेसिक नहीं था गुजरात बोर्ड में। ठीक है, अच्छा तो सर ये सवाल अलग क्यों दिख रहा है? देखो अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपको लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब जरा आप समझे, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का मतलब ये हुआ √7, है ना, तो √7 इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, स्टेप याद रखना, सब में कॉमन स्टेप है, बस नंबर बदलेगा, √7 की जगह √5, √2, √3 हो सकता है, स्टेप्स बाकी सेम टू सेम रहेंगे। क्लियर? कैसे? तो कैसे करेंगे सर? देखिए स्टार्ट करेंगे, इसे हम करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड की मदद से। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? जो आपको प्रूफ करना एग्जैक्ट आप उसका अपोजिट मान के चले। मैं करके दिखाता हूं, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने यहां पे मान लिया, वेरी फर्स्ट स्टेप इज लेट √7 बी अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया कि √7 एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, डन। अच्छा, √7 एक रैशनल नंबर है, ये बात सही है। तो अगर √7 एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर वी कैन से दैट कि √7 जो है सर वो तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, है ना। और यहां पे मेंशन करेंगे कि q जो है नॉट इक्वल टू 0 हो, और दूसरी बात कि HCF ऑफ p, q जो है वो 1 आ जाए, p, q का HCF कितना आ जाए? 1। सर ये क्या लिख दिया आपने?
HCF1 होने का मतलब क्या है? देखो HCF1 होने का मतलब ये है कि ये नंबर अब डिवाइड नहीं होंगे। मतलब आपने देखा अगर 6/9 हुआ तो ये तो कट के आ रहा है ना 2/3। तो मैं इस फॉर्म की बात कर रहा हूं कि अब ये आगे और डिवाइड नहीं होगा, ताकि ये नंबर में कोई गड़बड़ी ना है। बात समझ गए आप लोग? तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका HCF1 होने का मतलब। हाँ, इसकी जगह आप एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं कि ए और बी कोप्राइम। कोप्राइम के भी मतलब वही होता है ना जिनका HCF1 आ जाए। कल मैंने बताया था, भूल तो नहीं गए? रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम है ना, दोनों एक ही नाम है, चाहे आप रिलेटिवली प्राइम कहें चाहे आप को प्राइम कहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा √7 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी। अच्छा, अगला स्टेप क्या करना है आपको? दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा 7q² और इज इक्वल टू आ जाएगा p²। क्या किया सर आपने? मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड। यहां पे आपको लिखना ही पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, ऐसा करने से कुछ जादू होगा क्या? बिल्कुल जादू होगा। जादू ये होगा कि आपको चीज समझ में आने लग जाएगी। अब यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे 7q² इज इक्वल टू p² है। क्या मतलब हुआ इसका? आपने देखा है 15 इज इक्वल टू, अगर अपन लिखते हैं 3 इंटू 5, ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड होता है ना? 5 से भी ये डिवाइड होता है। अच्छा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 30 लिखा मैंने, तो 30 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। आप नोटिस करें 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? 3 से भी ये डिवाइड होगा और 5 से भी ये डिवाइड होगा। मतलब समझे? कुछ चमका। क्या चमकाना है सर? देखो मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूं। मीनिंग ये है कि अगर यहाँ पे ये एक प्राइम नंबर है p, है ना? आपने देखा था ना कि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर किसी एक प्राइम नंबर तो नहीं कह सकते, इसका कॉमन फैक्टर बस कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, p और q का, को प्राइम है ना? तो इसको हमने फैक्टराइज करके इज इक्वल टू समथिंग समथिंग आया है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 7 से डिवाइड होगा। समझे नहीं समझे? ये 7 से डिवाइड होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पर क्लियरली, क्लियरली, अरे यार स्पेलिंग भूल गया मैं। क्लियरली की भूल नहीं गया, गलत लिख दिया मैंने। क्लियरली, क्लियरली 7 डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा है? p²। अच्छा, अगर 7 जो है p² को डिवाइड कर रहा है, therefore 7 डिवाइड्स p ऑल्सो। अच्छा, तो अगर p² को डिवाइड कर रहा है मतलब वो p को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब p जो है वो 7 का टेबल है, 7 का मल्टीपल, तभी तो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नाउ लेट p इज इक्वल टू 7m। अब 7 का टेबल है तो हमने मान लिया 7 इंटू समथिंग होगा p की वैल्यू। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप क्या करना है आपको? अगला स्टेप हम ये करेंगे, यहां पे एक लाइन बनाएंगे खूबसूरत से पहले तो, है ना? नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि आप जो है ये लिखें, अगर p की वैल्यू 7m है तो आप ये p की वैल्यू उठा के इस स्टेप में रख देते। ये क्या था? 7q² इज इक्वल टू था p², और p की जगह पे मैं रखूंगा 7m, तो मैंने 7m रखा और फिर मैंने कर दिया इसका स्क्वायर। इससे हुआ ये कि ये हो जाएगा आपका 7q² और ये हो जाएगा आपका 49m², 49m²। अब देखो ध्यान से, 7 1 जा 7 7 जा कट गया ये, तो आपका आंसर क्या आ गया? q² इज इक्वल टू 7m²। क्या ये पहले वाली सिचुएशन दोबारा आ गई आपके सामने? ये देख के फिर समझ में आना चाहिए। क्या समझ आना चाहिए? कि 7 जो है वो q² को डिवाइड करेगा। क्लियर? तो यहां पे मैं फिर लिखूंगा क्लियरली, क्लियरली, ये a जो है बार बार q हो जा रहा है। क्लियरली 7 डिवाइड्स q²। अच्छा, तो देयरफॉर आप ऐसे कह सकते हैं 7 डिवाइड्स अगर q² था तो सेम एज इट इज, देयरफॉर 7 डिवाइड्स q ऑल्सो, 7 डिवाइड्स q ऑल्सो। अगर 7 q² को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये कि 7 जो है q को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, लेकिन सर हमने तो पढ़ा था कि इनका HCF1 है ना? हम तो ये मान के चल रहे थे, लेकिन ये 7 से डिवाइड हो रहा है p और q भी 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 7 दिख रहा है मुझे यहां पे। समझ में आया क्या? तो उस चीज को हमें यहां पे लिखना है, आगे अपन लिखेंगे। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट HCF ऑफ p, q इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया? 7। ठीक है, तो हमें यहां पे लिखना होगा नेक्स्ट स्टेप में, we come to contradiction
and our assumption is wrong. We come to contradiction and our assumption is wrong. अच्छा, we come to contradiction and our assumption is wrong. Assumption is wrong. और हमारा assumption क्या था कि रूट 7 रैशनल है, और अगर रूट 7 रैशनल नहीं है तो रूट 7 क्या हो जाएगा, इरेशनल. therefore रूट 7 is irrational. रूट 7 is irrational. थोड़ा बहुत जो है बस ये आपको इस तरीके से लिख देना है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे. क्लियर सर? हाँ, इसमें थोड़ा आप और डिटेलिंग वगैरह है ना, बहुत जगह पे आप देखो सॉल्यूशन वगैरह में आप देखें थोड़ा बहुत और डिटेलिंग वगैरह कहीं पे को प्राइम यूज किया जाएगा. ठीक है, ये लैंग्वेज को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखने की कोशिश की है. एनसीईआरटी में थोड़ा लंबा दे रखा है. ठीक है, वो याद करने में दिक्कत होती है बच्चों को. तो अगर आप याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है, ना कर पाए अगर आपसे याद ना हो तो आप एटलीस्ट इतना तो याद करके रखें. डन सर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखो अगला सवाल है हमारे पास, सो दैट 3 माइनस रूट 5 इज इरेशनल. अब इस सवाल में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है. बच्चे इस टाइप के सवाल तो कर लेते हैं जिसमें केवल रूट 2 हो, रूट 3 हो, बहुत इजीली कर लेते हैं. लेकिन इस वाले टाइप में कंफ्यूजन ये होती है कि वो कैसे प्रूव करे इसको. ठीक है, तो देखो इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट मेथड बता रहा हूं, सेम टू सेम वही छाप के आना, आधे नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे. ठीक है, तो क्या तरीका होगा सर? देखिए आपको यहां पे सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं. चलो देखते हैं. सो सबसे पहले इसमें भी सेम वही स्टेप आएंगे. लेट 3 माइनस रूट 5 बी अ रैशनल नंबर. बी अ रैशनल नंबर. हमने ये मान लिया कि ये रैशनल नंबर है. ठीक है, अच्छा तो अगर ये रैशनल है तो देयरफॉर 3 माइनस रूट 5 जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में भी होगा सर. तो बिल्कुल होगा. और कंडीशन सेम कि q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p कॉमा q इज इक्वल टू 1. डन, कंडीशन लगा दी. अच्छा अब आगे क्या करना है सर? आगे ये करना है आपको कि आप नेक्स्ट स्टेप में रूट 5 को इधर लेके आओ, प्लस हो जाएगा, और p बाई क्यू को इधर लेके आ जाओ. तो 3 माइनस p बाई क्यू, देखो p बाई क्यू यहां प्लस में था, इधर आएगा माइनस हो जाएगा. ठीक है, इज इक्वल टू पे लगाओ, माइनस रूट 5 इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 5. अब एलसीएम लेने आता है ना, तो यहां से आप एलसीएम ले लो. तो ये कितना हो जाएगा आपका 3q माइनस p और डिवाइड बाई q और इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 5. अब ध्यान सुनना, सिंस p q, अच्छा q भी लिख लो, p q एंड, और कौन सा नंबर यहाँ पे 3, p q एंड 3 आर इंटीजर्स, और भैया क्योंकि अब ये इंटीजर है तो यहां से तो मेरी बुद्धि यही बता रही है कि इंटीजर को मल्टीप्लाई करके, माइनस करके, डिवाइड करके आंसर तो एक रैशनल नंबर आता है ना. सिंस p q एंड 3 आर इंटीजर्स देयरफॉर 3q माइनस p अपॉन में q शुड बी अ रैशनल नंबर. शुड बी क्या, इज अ रैशनल नंबर लिखें आप, इज अ रैशनल नंबर. अच्छा तो ये बता रहा है कि ये रैशनल नंबर है और इस हिसाब से ये इसके इक्वल है. तो अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल. सो नीचे लिखेंगे, सो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. तो यहां से हमें क्या मालूम पड़ना चाहिए कि रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है. बट आगे कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे हमें और लिखना है. आगे क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट दिस contradicts the fact that root 5 is irrational. है ना, हम ये बात जानते हैं. ठीक है, तो ये तो बता रहा है कि रूट 5 रैशनल है इसके हिसाब से, बट ये इस बात को गलत साबित कर देगा कि रूट 5 इरेशनल है, जो कि हम जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल है, वो कभी रैशनल हो नहीं सकता. डन. देयरफॉर we come to contradiction. डन. अच्छा एनसीईआरटी की लाइन अगर लिखनी हो तो मैं वो भी लिख देता हूं. दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये एनसीईआरटी की लाइन है आपकी. दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption. Therefore 3 minus root 5 is irrational. अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. ठीक है, तो ये आपको मैंने ये चीज कंप्लीट करवा दी. बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं.
ये भी गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल है ये, ठीक है। अच्छा, तो सर ऐसे ही सवाल सीबीएसई में भी आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ एक नमूना। ये आपके सीबीएसई का सवाल है, 2024 का सवाल है, लेटेस्ट एकदम ताजा ताजा एकदम नया नया निकला अभी, ठीक है। शो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब क्या बड़ी बात है, जैसे √7 क्या उसे √5 भी कर देंगे। लो एक बार मैं करके दिखा भी देता हूं। तो हमने इस बार कलर उठाया गुलाबी, ठीक है। तो गुलाबी रंग से लिखा जाएगा सर, क्या लिखेंगे अपन? हमारा वही स्टेप होगा, फिर से देखना ध्यान से, है ना। लेट √5 बी अ रैशनल नंबर, पहला स्टेप। हमने मान लिया कि √5 भैया रैशनल नंबर है, और अगर √5 रैशनल नंबर है तो देयरफॉर √5 विल बी इक्वल टू p अपॉन q, सही है। वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ p, q इज इक्वल्स टू 1। ढंग से लिख दिया। अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, याद है ये कितना हो जाएगा? √5 टाइम्स ऑफ q इज इक्वल टू p। दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो √5 का स्क्वायर जो है 5 आ जाएगा, q का स्क्वायर जो है q स्क्वायर, और p का स्क्वायर जो है वो p स्क्वायर। अब आगे क्या होगा सर? अब फिर से वही चीज क्लियरली तुम्हें दिखना चाहिए कि 5 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, है ना। यहाँ पे कुछ लोग वैसे भी लिखते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ये भी एक तरीका हो सकता है ना, आप वैसे भी लिख सकते हैं। बट आपको अगर फॉलो करना है तो जैसे मैं बता रहा हूं आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है सर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, देखो इस बार क्लियरली में कोई गलती नहीं करी मैंने, साफ साफ लिखा है सर। क्लियरली 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अच्छा, अगर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब 5 p को भी डिवाइड करेगा, देयरफॉर 5 डिवाइड्स p आल्सो, 5 जो है p को भी डिवाइड करेगा। अरे भैया 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर कि p जो है वो 5 के टेबल में आता है ना। जैसे 7 है, क्या 7 5 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, लेकिन 10 होगा क्योंकि 5 के टेबल में आ रहा है। तो अगर p जो है ना 5 से डिविजिबल है, फिर 5 p को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि p जो है 5 के टेबल में आता है। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे अपन नाउ लेट p इज इक्वल टू 5m। बहुत लोग यहाँ पे c भी यूज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। कोई भी एक वेरिएबल आप मान लो रैंडमली, जो आपने यहाँ पे ना लिया वो लेना, ठीक है। लेट p इज इक्वल टू 5m। अच्छा, अब आगे क्या करें सर? आगे वही अपना पुराना स्टेप, आप p की वैल्यू को उठाओ और इसमें रख दो। ये वाले इक्वेशन में है ना, ये बहुत काम की चीज है, ध्यान से देख लो। इसके अंदर उठा के वैल्यू आपको रखनी है, ये वाली p की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे लाके पटक दो, ठीक है। तो शुरू करते हैं सर। ये हो जाएगा फाइनली 5 टाइम्स ऑफ q का स्क्वायर इज इक्वल टू p की जगह मैं रखूंगा 5m, तो p का स्क्वायर था लेकिन मैं करूंगा 5m का स्क्वायर। अब 5 का भैया 5 क्यू स्क्वायर रह जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर। अब बहुत इजीली देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे सर? मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, तुम देखो। 5 1 जब 5 से ये कट गया, ये कट गया, तो यहां से आपको नजर आएगा कि सर q स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू आ गया 5m स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 5m स्क्वायर। अब क्या करना है? अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सेम वही स्टेप है, 2i 3i सब में आपको यही करना है, ठीक है। अगेन लिखेंगे अपन क्लियरली 5 किसको डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। अच्छा, देयरफॉर 5 डिवाइड्स q आल्सो। अच्छा, 5 जो है q को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, तो यहां से आपको क्या मालूम पड़ा कि 5 जो है q स्क्वायर, q का भी फैक्टर है और यहाँ पे p का फैक्टर भी 5 है। p का फैक्टर 5, q का फैक्टर 5, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5। लेकिन आप तो कह रहे हैं सर कि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, ये तो गलत हो गया। तो अब क्या करेंगे? फिर वापस वही अपनी घिसी पिटी लाइन, दिस कम टू कॉन्ट्रडिक्शन, वी कम टू कॉन्ट्रडिक्शन लिखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया कि 5 डिवाइड्स q आल्सो, but this contradicts the fact, that HCF of p, q equals to 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेंगे we come to contradiction। आप वही एनसीईआरटी लाइन फिर चिपका सकते हैं, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन, और आप चाहें तो शॉर्ट में जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिखवाया था आप वो भी लिख सकते हैं। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, This contradiction has arisen due to our wrong assumption.
therefore रूट 5 है, क्या है, रूट 5 है ना, therefore रूट 5 इज इरेशनल। हो गया भैया, प्रूफ हो गया, ये हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ लिखो। समझ आ गई चीज? अच्छा, तो सर ऐसा सवाल सीबीएसई में आपने दिखा दिया, सीबीएसई का एक और सवाल दिखा देता हूं मैं आपको, ये 2024 का ही सवाल है। शो दैट 5 - 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे, सेम वैसे ही है ना, मैं आपको हिंट देता हूं, बाकी ये क्वेश्चन आप होमवर्क को खुद से कर लेना, ठीक है। क्या करना है, आप मान लोगे कि 5 - 2 रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, रैशनल नंबर मान लो ना पहले, ठीक है, लिखना क्यू नॉट इक्वल टू 0 और ऐसे इसका 1 मान लेना। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, -2 रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू, और ये +5 को उठा के इधर लेके आ जाना, ये हो जाएगा आपका -5। सो नेक्स्ट स्टेप में -2 रूट 3 इज इक्वल टू पी माइनस, एलसीएम लूंगा तो ये 5 क्यू हो जाएगा, 5 क्यू और अपॉन में आ जाएगा क्यू। अब ये -2 को इधर कर दो, सो रूट 3 इज इक्वल टू पी माइनस 5 क्यू अपॉन में -2 और ये आ जाएगा क्यू। अब माइनस साइन को जब ऊपर भेजेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 इज इक्वल टू 5 क्यू माइनस पी अपॉन में 2 क्यू। साइन चेंज हो जाएगी ऊपर वाले की, जब माइनस ऊपर जाएगा तो। अच्छा, साइन चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद आपको फिर से वही स्टेप लिखना है, सिंस पी क्यू एंड 5 एंड 2 है ना, पी क्यू 5 2 आर इंटीजर्स, देयरफॉर ये पूरा पूरा क्वांटिटी जो है, ये पूरा आइटम क्या हो जाएगा, रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो इसको भी रैशनल होना पड़ेगा, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज irrational. Therefore, we come to contradiction, and this contradiction has arisen due to our wrong assumption. Therefore, 5 - 2 रूट 3 is an irrational number. इस तरीके से आपको कर लेना है। क्लियर सर? ओके, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत ही कम समय में आपको जो है 2 नंबर दिला दूंगा, है ना। तो आज डे 3 था और डे 3 के अंदर हमने पहला चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर लिया विद डिटेल में, है ना, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब आपको आगे क्या करना है सर, चौथे लेक्चर में क्या करेंगे, चौथे लेक्चर में हम करेंगे भैया भर भर के पीवाईक्यूज। चौथे लेक्चर में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो उसके लिए एकदम रेडी रहना। चौथा लेक्चर मिस ना करना। चौथा लेक्चर तो उन स्टूडेंट्स को भी अटेंड करना चाहिए जिन्होंने बहुत ढंग से पढ़ रखा है ना। लाइक हमें सर इसकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पीवाईक्यूज करा दो, तो पीवाईक्यूज तो आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके सीबीएसई गुजरात बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, और मान लो इसके अलावा ना मैं आपको कोशिश करूंगा एक सीट प्रोवाइड करने की। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना ना, यहाँ पे मैंने बताया था, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उस ग्रुप के अंदर आपको सीबीएसई के और गुजरात बोर्ड के लास्ट 3-4 साल के जो बोर्ड के क्वेश्चन है ना, जो आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो मैं आपको भेज दूंगा। तो वहां से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ इस पैटर्न पे ऐसे सवाल आ रहे हैं, और आप एक अंदाजा लगा पाओगे जैसे मैं लगा पा रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ सर इस साल ऐसे सवाल आ पाएंगे। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम ग्रुप में, है ना, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज होगा। जब एंड में, है ना, जब आप ये सिलेबस एंड होगा आपका 75 डेज का राउंड, है ना, तब मैं आपको 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन की एक लिस्ट दूंगा उस ग्रुप में, जिनकी आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी पूरे इस बोर्ड एग्जाम 2025 में। क्लियर सर? लेकिन वो एंड में होगा, तब तक आप पढ़ते रहें, है ना, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो चलिए आज लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी का ना, बाय।